नमस्कार, मैं अमरीश कुमार, सहायक अध्यापक कनाशीदास इंटर कॉलेज खेड़ा मंडल आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 10 के अध्याय 12 को लेकर के। इसका नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इस अध्याय में हम जितनी भी घर में जो भी इक्विपमेंट देखते होंगे वो सब लगभग विद्युत से चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जैसे टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है। इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो ये सब चीज़ जितनी भी हैं, लैपटॉप है, ये सब क्या होते हैं, विद्युत से नियंत्रित कर ले जाते हैं। और विद्युत जो है वो सुविधाजनक ऊर्जा है। और विद्युत को यदि हम जाने तो इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसके प्रवाह को हम नियंत्रित कर सकते हैं और नियमित कर सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द आता है नियंत्रित और नियमित। इसका मतलब ये होता है कि हमें जितनी विद्युत की आवश्यकता होती है हम उतनी ही विद्युत का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कहीं कहीं पर हमें कुछ चीज चलाने के लिए 12 वोल्ट की आवश्यकता होती है, कहीं कहीं पर हमें यही चीज चलाने के लिए 220 वोल्ट की आवश्यकता होती है, कहीं हमें 5 एम्पियर की आवश्यकता होती है विद्युत धारा की, और कहीं पर हमें एम्पियर ज़्यादा चाहिए होती हैं, 15 एम्पियर, 16 एम्पियर या उससे ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा हमारे पास में है, इसमें सबसे बड़ा जो गुण है वो ये है कि इसको हम नियमित कर सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। आज का हमारा जो उद्देश्य है इस पाठ में समझने का वो क्या है, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे यार विद्युत की परिभाषा को और उनके गुणों को। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा जरूरी है हमको समझना है कि विद्युत की परिभाषा क्या है और इसके गुण क्या हैं। विद्युत धारा एवं विद्युत परिपथ को जानेंगे हम। जितने भी घर के अंदर परिपथ होते हैं, यानी अगर हम ट्यूबलाइट जला रहे हैं, फैन चला रहे हैं या लाइट जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, अगर इक्विपमेंट कोई भी है उसमें एक परिपथ का प्रयोग हम लोग करते हैं, तभी वो कनेक्ट होता है विद्युत से और तभी वो काम करता है, वर्किंग में आता है। इसी अध्याय में हम सीखेंगे विद्युत परिपथ आरेख और इसमें प्रयुक्त होने वाले प्रतीकों को। नॉर्मली हम घरों में जब विद्युत का प्रयोग करते हैं तो उसमें प्रतीकों की आवश्यकता नहीं होती हमें, लेकिन जब हम उसको स्टडी करते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो जब डायग्राम्स को, उसके परिपथ को हम कॉपी पर डिजाइन करते हैं, कॉपी पर बनाते हैं, तो उस समय हमें परिपथ में जो सिंबल्स यूज करने हैं उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर या जहाँ पर भी हम उसको अपनी प्रेजेंटेशन को देंगे वहाँ पर सब लोग समझ सकें कि ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये जो परिपथ बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है, उसको समझने में सबको आसानी हो। इसके लिए इंटरनेशनली उनको एक प्रतीक दिए गए हैं, उन प्रतीकों को भी हम इस अध्याय में समझेंगे। सबसे पहले आज हम समझते हैं इसके अंदर विद्युत धारा को। हमने अभी तक जो सुना है वो वायु धारा, जल धारा, इन शब्दों को सुना है। तो विद्युत धारा को हम इससे कनेक्ट करते हैं। धारा का मतलब यानी सब चीज जब इकट्ठी होकर के एक वे में चलती हैं तो उस चीज को बोलते हैं धारा। जैसे जल अगर इकट्ठा होकर के चलेगा तो जल धारा कहलाएगी। नदियों को हम जल धारा बोलते हैं, नदियों से जल बह करके जाता है, इट मीन्स वो जल धारा है। इस तरीके से वायु जब तेज बहती है तो उसको भी हम वायु धारा बोलते हैं, और इसी से कनेक्ट करते हैं हम अपने आप को विद्युत धारा को। इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से बहते हैं यानी प्रवाहित होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। इसी का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह को ही हम यहाँ पर और विस्तार से समझेंगे एक एग्जाम्पल लेकर के, कि जैसे टॉर्च हम सबने इस्तेमाल की है, सबके घरों में होती है लगभग। उस टॉर्च में क्या होता है, एक सेल पड़ा होता है और सेल के साथ साथ उसमें एक बल्ब लगा होता है, और बल्ब के साथ साथ उसमें एक स्विच होता है ऑन और ऑफ करने का। अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है, और स्विच को ऑफ करते हैं तो बल्ब ऑफ हो जाता है। इसका कारण ये है कि इसमें एक कोई पर्टिकुलर परिपथ का प्रयोग किया गया है, उसको सही क्रम में लगाया गया है, तभी जाकर के वो वर्किंग कर रहा है। इसको एक भाषा के रूप में यदि हम समझें, यदि हम किसी टॉर्च में सेल अथवा बैटरी को उचित क्रम में रखते हैं, वह टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं तो टॉर्च का बल्ब दीप्त हो जाता है, इसका मतलब टॉर्च का बल्ब जल जाता है, तथा स्विच को ऑफ करके दीप्त बल्ब को बंद कर सकते हैं। यानी स्विच ऑफ करेंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा और स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जल जाएगा। इसमें जो हमने प्रयोग किया वो एक तो स्विच प्रयोग किया, सेल प्रयोग किया और बल्ब किया, यानी तीन चीजों का हमने इसमें प्रयोग किया। यहाँ पर हम इसको एक
चित्र के द्वारा भी समझते हैं। इस चित्र में यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि ये जो बटन यहाँ पर लगाया है इसको हम की बोलते हैं, कुंजी बोलते हैं हिंदी में। ये बटन अगर हमने ऑन नहीं किया है, यानी तार से तार टच नहीं है, यहाँ पर देखिए, तो ये तार से तार जब टच नहीं है, इसका मतलब करंट आगे प्रवाह नहीं कर रहा है और इस कारण से बल्ब नहीं जला है। यही पर इस डायग्राम में और इस डायग्राम में खाली इतना अंतर है कि यहाँ पर इसको हमने बंद कुंजी किया है, यानी यहाँ पर बटन को ऑन किया है, स्विच को ऑन किया है। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, ये बल्ब वर्किंग में आ गया, यानी जलना शुरू कर दिया बल्ब ने। और वापस इसको अगर हम हटा देंगे तो वापस ये प्रीवियस पोजीशन आ जाएगी, यानी वापस बल्ब बंद हो जाएगा। ये फंक्शन हम टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं। अब हम समझते हैं आवेश को। आवेश धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, यानी दो तरह के आवेश हमारे पास में होते हैं। एक धनात्मक आवेश होता है और दूसरा ऋणात्मक आवेश होता है। अब आवेश के थोड़े से गुणों को भी समझते हैं। इसमें क्या होता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जिस तरह से मैग्नेट्स में आपने देखा होगा कि मैग्नेट्स में दो तरह के आवेश यहाँ पर भी होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल के पास में जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ही हम लेके जाते हैं तो वो प्रतिकर्षित करते हैं, और जब नॉर्थ पोल के पास में साउथ पोल को लेके आते हैं तो वो उसको आकर्षित करते हैं। ठीक इसी तरीके से विद्युत में भी होता है। विद्युत में जब नॉर्थ पोल के साथ में, यानी प्लस के साथ में प्लस को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वहां पर प्रतिकर्षण का बल काम करेगा, और जबकि अगर हम यानी प्लस एनर्जी के साथ में माइनस एनर्जी को यूज करेंगे, यानी प्लस वायर के साथ में माइनस वायर को यूज करेंगे, तो उसमें आकर्षण का बल काम करेगा। आवेश का SI पत्ती में मात्रक कूलाम है, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश कहलाता है ये, और इसकी संख्या हमें याद रखनी है कि 6 × 10⁸ हम इसको पढ़ेंगे और याद रखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और जो ऋणात्मक आवेश होता है ये भी हमें याद रखना है। और इसके लिए जो सूत्र हम प्रयोग करेंगे वो सूत्र होता है Q = Ne। इसमें Q क्या है? ये कुल आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो इस बात को, इस सूत्र का प्रयोग हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में करना है। आगे भी हम इस अध्याय में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उन न्यूमेरिकल्स में भी हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब जानते हैं हम कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसके अगर परिभाषा के रूप में इसको देखें हम, तो सिंपल एक लाइन की परिभाषा होती है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत आवेश के प्रवाह, यानी 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसको हम विद्युत धारा कहेंगे। ये हमें परिभाषा, एक लाइन की परिभाषा आपने याद रखनी है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का सूत्र, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, और यहाँ पर विद्युत धारा के लिए जो हम कैरेक्टर यूज करेंगे वो होता है I = Q/T। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और इसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर दो शब्द और हमें मिलेंगे, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। इसको भी समझ लेते हैं कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, जबकि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। विद्युत धारा को एक मापने के लिए जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं अमीटर। यानी विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है इसमें। और अब समझते हैं हम अमीटर क्या होता है। अमीटर यानी विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है, और इसका प्रतीक ये होता है कि इसमें एक बीच में सर्किल होता है, सर्किल के बीच में कैपिटल A लिखा जाता है, और एक तरफ प्लस का सिंबल बनाया जाता है, दूसरी तरफ माइनस का सिंबल बनाया जाता है, और दोनों ओर इसके वायर लगाए जाते हैं। तो इसका प्रतीक होता है, अमीटर का प्रतीक ये होता है। और अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसी कारण से इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी हमें याद रखना है कि कौन से मीटर को, कौन से मापक यंत्र को हम कौन से क्रम में लगाएंगे। अभी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको समझना है कि
अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मापी जाती है, क्योंकि ये भी एक बहुत खास बात है, इसको भी समझना जरूरी है, उसको याद भी रखना है। ये प्रश्न एग्जाम में भी आता है। ये क्योंकि के बाद आप समझ लीजिए, जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था उस समय इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया। तो ये हमें बिल्कुल याद रखना है, विद्युत धारा को क्या बोलते हैं कि धनावेशों का प्रवाह इसको माना जाता है। और यहाँ पर हमने एमीटर के डायग्राम्स लिए हैं। एमीटर हमारा इस तरह से भी दिखता है या फिर इस तरह दिखता है। अब हम समझते हैं विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख। एक आरेख यहाँ पर बनाया गया है। इस आरेख के द्वारा हम समझते हैं, इसमें सबसे पहले एक सेल होता है या बैटरी होती है। इन दोनों के अंदर को समझ लीजिए, सेल किसको कहते हैं और बैटरी किसको कहते हैं। ये बहुत बारीक सी चीज होती है, लेकिन कई बार हम नहीं पहचान पाते कि सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है। सेल इट मींस एक ही सेल होता है, और बैटरी इट मींस एक से ज्यादा सेल श्रेणी क्रम में रखे जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। यहाँ पर एक बैटरी लगाई गई है क्योंकि यहाँ पर दो सेल का प्रयोग किया गया है, पहला सेल और फिर दूसरा सेल। जो बड़ी लाइन ड्रॉ की जाती है ये प्लस सिंबल के साथ है, यानी ये प्लस वायर है, और जो छोटा लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई है, ये छोटी लाइन जो ड्रॉ की गई है इसके साथ में ये एक नेगेटिव वायर होता है। यानी पॉजिटिव वायर से हमने एक बल्ब को कनेक्ट किया और इसके नेगेटिव वायर से हमने एक स्विच को कनेक्ट किया, और इस स्विच को फिर हमने एम्पियर से कनेक्ट किया। ये एम्पियर जो हम अभी पढ़ चुके हैं, एम्पियर मीटर वही है जिसमें एक तरफ प्लस सिंबल होता है, एक तरफ माइनस सिंबल होता है, और इससे वायर निकल करके हमारा बल्ब में जा रहा है। जैसे अब हम एक आंकिक प्रश्न करेंगे, जितना हमने पढ़ा है उसी में से ही आंकिक प्रश्न है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी हमको निकालना क्या है और हमको पता क्या है। अब इन चीजों को हम बोर्ड पर लिखते हैं। सबसे पहले जो हमको पता है, सबसे पहले हमको क्या पता है कि 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, यानी I का मान हमको पता है। I का मान कितना है? 0.5 एम्पियर, और 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि समय, कितना समय लगेगा, यानी T का मान होता है यहाँ पर 10 मिनट। अब जब सवाल हम ये हल करेंगे तो हमें T का मान किसमें लेना होता है? सेकंड में लेना होता है। यहाँ पर दिया हुआ किसमें है? मिनट में है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, अब हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि मल्टीप्लाई बाई 60, यानी अब मिनट को कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें? सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। इट मींस ये हो गए 600 सेकंड। अभी जो हमने सूत्र पढ़ा था उस सूत्र के अनुसार देखते हैं हमें मान किसका निकालना है इसमें? Q का, और सूत्र था हमारा Q बराबर IT। I का मान हमारे सवाल में दिया गया है 0.5 एम्पियर, और जबकि T का मान अभी हमने कैलकुलेट किया है वो 600 सेकंड। अब इन दोनों की गुणा कर दीजिए। दोनों की गुणा करने के बाद में क्या आता है? 6 5 जा 13 और 00 साथ में डेसिमल पॉइंट 1 है, तो ये हो जाएगा। यानी आंसर हमारे पास में हो जाएगा 300 कूलाम। ये हमारा आंकिक प्रश्न था। ये आंकिक प्रश्न यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। ये आपको समझ में भी आ गया होगा। इसमें सबसे पहले जरूरी होता है जो चीजें हमें पता है उन चीजों को हम सबसे पहले लिखते हैं, और उसके बाद में लिखते हैं जो हमें निकालना है। इसके अंदर हमको पता क्या है? 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, यानी I का मान कितना हो गया? 0.5 एम्पियर। समय 10 मिनट, तो 10 मिनट को हमें कन्वर्ट किया हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, इसको 60 से मल्टीप्लाई करके 600 सेकंड्स हो गया। और निकालना क्या है इसमें हमें? विद्युत आवेश। तो Q का मान हमको इसमें कैलकुलेट करना है। सूत्र हमारे पास में क्या है? Q बराबर IT, और इस सूत्र का प्रयोग करके हमने इसको सॉल्व किया तो Q का मान हमारे पास में आ जाता है 300 कूलाम। अब हम प्रश्न करेंगे विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा
बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी अगर वो चल रहा है, वर्किंग में है, सतत है, तो वो भी परिपथ है, विद्युत परिपथ है। और अगर वो बंद है तब भी वो विद्युत परिपथ है, लेकिन वो बंद परिपथ है। जैसे टॉर्च होता है, टॉर्च के अंदर हमने अगर बटन को ऑन किया हुआ है तो बल्ब जलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सतत है। और अगर वो बल्ब हमने ऑफ किया हुआ है, स्विच ऑफ किया हुआ है, तो परिपथ तो वो तब भी है, लेकिन वो बंद परिपथ है उस केस में। तो इसको दोबारा समझते हैं, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा को, इसकी परिभाषा को हमें रटना नहीं है, केवल समझना है और समझ करके ही याद करना है। किसी चालक में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से उत्पन्न विद्युत धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पीयर होता है और इसे A से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसको समझते हैं कि इसमें इसको 1 एम्पीयर कैसे कहते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको सवाल की तरह से लें तो समझें कि 1 सेकंड में, यानी t का मान कितना दिया हुआ है 1 सेकंड, t का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1 सेकंड, और 1 कूलाम आवेश यानी q का मान कितना दिया हुआ है 1 कूलाम, q का मान कितना दिया हुआ है 1 कूलाम, और उत्पन्न विद्युत धारा को, यानी विद्युत धारा किसमें हमको निकालनी है, I का मान हमको इसमें निकालना है। अभी हमने एक प्रश्न किया था और उस प्रश्न में हमने एक सूत्र इस्तेमाल किया था, वही सूत्र हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सूत्र था Q बराबर IT, लेकिन अब इस सूत्र को अपने अनुसार मॉडिफाई करेंगे और I इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन T, और Q का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है इसमें देखते हैं 1, और जबकि T का मान कितना दिया हुआ है, T का मान भी 1 ही है, यानी 1/1 बराबर 1 हो जाएगा, और एम्पियर इसका मात्रक होता है, तो इसलिए I यानी 1 एम्पियर क्या रहेगा। तो इसको हमें समझना है कि ये कैसे आता है, तो इसकी परिभाषा को भी हमें याद करना है, और ये प्रश्न एग्जाम में भी कई बार आ चुका है, तो इसलिए आपको इस प्रश्न का भी ध्यान से इसको पढ़ना भी है और समझना भी है। अब हम सवाल करेंगे एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको मालूम है कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, यानी E का मान हमका हमारे पास में है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और Q का मान हमको मालूम है कि यहाँ पर दिया गया सवाल के अंदर 1 कूलाम आवेश, तो Q का मान कितना दिया हुआ है हमारे सवाल में 1 कूलाम, और हमें संख्या परिकलित करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि n का मान निकालना है। अभी हमने एक सूत्र इससे पहले पढ़ा था Q बराबर NE। अब उस सूत्र में हमारे पास में Q का मान भी है और E का मान भी है, उस सूत्र का प्रयोग करके हमें n का मान निकालना है। ये आपको करना है। n बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। Q का मान कितना है 1 और E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19, यानी n बराबर हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। जब इसको हल करेंगे तो आएगा 6.25 × 10⁻18, क्योंकि नीचे माइनस की घात है और ऊपर जाकर के घात प्लस की हो जाएगी, और पॉइंट हम इसको एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। लेकिन इसको स्टैंडर्ड अगर फॉर्म में हम इसको लिखते हैं तो 0.25 इसके हटा दिए जाते हैं, इसको हम लिखते हैं 6 × 10⁻18। तो हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 6 × 10⁻18। अगला हम समझते हैं विद्युत विभवांतर को। एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ये इसकी परिभाषा भी है, इसको भी याद करना है। मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है और इसे वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है और इसे सदैव पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था अमीटर। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। पार्श्व क्रम को हम समांतर क्रम भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको पैरेलल भी बोलते हैं।
तो याद रखना है हमें कि हमेशा जो वोल्ट मीटर होता है इसको पार्श्व क्रम में ही जोड़ा जाता है। इसका प्रतीक जैसे एम्पियर मीटर का प्रतीक में ए लिखा जाता है, तो बस यहाँ पर ए की जगह अब बी लिखा जाता है, तो ये हमारा इसका प्रतीक होता है। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर W/Q, यानी 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम। और ये वोल्ट मीटर हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस वोल्ट मीटर में अगर देखें तो यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो सुई आगे जा रही है, और रीडिंग हमारे पास में एक निश्चित रीडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है 33। इट मींस 33 वोल्ट चल रही है इस मीटर में इस समय। अब हम समझेंगे विद्युत परिपथ को। सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों और उनके प्रतीक को जानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी परिपथ होते हैं जब हम उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो एक उसका पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अनुसार ही हम उन प्रतीकों को इस्तेमाल करते हैं। नेशनली इंटरनेशनली जब हम कोई चीज किताबों में लिखते हैं या पढ़ते हैं, वो किस पैटर्न से लिखे जाएगा, कौन सा प्रतीक हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो प्री डिफाइंड है, उनको हमें समझना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको अपने डायग्राम्स बनाने होते हैं। जनरली जब घरों में हमारी लाइट लगी होती है तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं होती डायग्राम की विशेष, लेकिन यहाँ पर जब हम किताबों में उन चीजों को पढ़ते हैं और समझते हैं तो वहां पर एक निश्चित भाषा होती है, निश्चित प्रतीक होता है निश्चित अवयव के लिए। उन प्रतीकों को हम समझते हैं। पहले समझते हैं विद्युत सेल। जब भी विद्युत सेल का जिक्र होगा तो यहाँ पर एक बड़ा लाइन होगी, बड़ी लाइन होगी और एक छोटी लाइन होगी, और 2 वायर उनसे जुड़े हुए देख रहे हैं। जो ये बड़ी लाइन है ये हमेशा प्लस को इंडिकेट करती है, और जो छोटी लाइन होती है ये हमेशा माइनस को इंडिकेट करती है। यानी सेल के जो पॉइंट्स हैं वो प्लस पॉइंट इधर वाला कहलाएगा जो बड़ा पॉइंट होगा, और जो छोटा पॉइंट होगा वो कहलाएगा माइनस पॉइंट। अब हम समझते हैं बैटरी अथवा सेलों के संयोजन को। सेलों में क्या होता है कि इनको आपस में जोड़ दिया जाता है तो ये बैटरी बन जाती है। अब पहले वाले जो सेल होता है उसके जो बड़ा पॉइंट होता है उसको प्लस बोला जाएगा, और अगला सेल इससे जुड़ा होगा, यानी फिर एक बड़ा लाइन आएगी, फिर एक छोटी लाइन आएगी, फिर एक बड़ी लाइन आ गई है, फिर एक छोटी लाइन आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल जुड़े गए हैं। तो पहले वाले सेल का जो बड़ा पॉइंट होता है इसको प्लस वायर बोला जाता है, और जो आखिरी सेल होता है इसके आखिरी पॉइंट को माइनस वायर बोला जाता है। और ये तीनों सेल हम देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम क्या होता है इसका अध्ययन भी हम करेंगे, इसी अध्याय के अंदर करेंगे, अपने अगले वीडियो में हम इसका अध्ययन भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसको समझते हैं कि ये हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होगा। अब थर्ड पॉइंट आता है इसमें खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच। जैसे घरों में नॉर्मली स्विच होते हैं, बटन ऑन किया बल्ब जल गया, बटन ऑफ किया बल्ब बंद हो गया। यहाँ पर परिपथ जो दिखाया जाता है उस परिपथ में उसके लिए हम प्रयोग करते हैं बटन के लिए ये वाला सिंबल होता है। इसका मतलब इस समय बटन ऑफ है, स्विच ऑफ है। और अगर स्विच को हमें ऑन करना है, स्विच ऑन करने के लिए हमें बीच में डॉट लगाना होता है। अब इसको बोला जाता है प्लग कुंजी स्विच, यानी बंद प्लग कुंजी। बंद का मतलब सुनने में समझने में लगता है कि जैसे बंद यानी लाइट ऑफ, लेकिन बंद प्लग कुंजी का यहाँ पर मतलब होता है कि स्विच ऑन, क्योंकि उसको हमने बंद कर दिया, उसको जोड़ दिया, उसमें कनेक्ट कर दिया है। अगर खुला कर दिया है तो उसको कनेक्ट नहीं है। जब कनेक्ट नहीं है तो वो वर्किंग नहीं करेगा, परिपथ में करंट आगे प्रवाहित नहीं होगा। अब हम समझते हैं तार संधि को। जब भी हमें एक वायर से दूसरी वायर को कनेक्ट करना होता है तो उसका एक पैटर्न है। वो वायर संधि हमारी हमेशा इस तरह से होती है, और यहाँ पर एक बड़ा डॉट लगाया जाता है जहाँ पे उनको ज्वाइंट किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें आवश्यकता होती है कि परिपथ बनाना है, उस परिपथ के अंदर से हमें एक तार को दूसरे तार के ऊपर से लेके जाना पड़ेगा। मान लीजिए एक वायर है, इस वायर के ऊपर से हमें वायर दूसरा लेके आना है। अब ये इससे कनेक्ट नहीं करना है हमें, लेकिन जब वायर यहाँ से लेके आएंगे हम तो हमें ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। अब ये कनेक्ट हमें ना दिखाई दे, हम समझ जाएं कि ये वायर यहाँ पर कनेक्ट नहीं किए गए हैं, इसके लिए भी हमारे पास में प्रतीक होता है, और उसको बोलते हैं ये तार क्रॉसिंग, यानी बिना संधि के, बिना तार को कनेक्ट किए जब हम इसको निकालते हैं तो यहाँ पर एक कर्व दे दिया जाता है इसको। इट मींस ये है कि नीचे वाले वायर से
ऊपर वाले वायर को कनेक्ट नहीं किया गया है, बिना कनेक्ट किए हुए ही ये आगे निकल गया है। हमारा सातवां अवयव है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को भी हम दो तरीके से इसमें दिखा सकते हैं। पहला तरीका हमारा होता है कि इसमें इस तरीके से फिलामेंट को बनाया जाता है, इट मींस ये बल्ब है। और दूसरा, इसमें हम बल्ब ही बना सकते हैं, तो ये तरीका भी अपना सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी तरीका इसमें अपनाया जा सकता है बल्ब के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 8th पॉइंट है और 8वां अवयव है प्रतिरोध, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक में ये किसी भी तरह का हो सकता है प्रतिरोधक। इसका अध्ययन भी, प्रतिरोधक क्या होते हैं उसका अध्ययन भी हम इसी अध्याय में करेंगे, थोड़ा सा आगे करेंगे। लेकिन अभी इसको समझ लेते हैं कि इसके लिए जो सिंबल हम प्रयोग करेंगे वो ये सिंबल प्रयोग करेंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं और क्रम संख्या 9 पर हम देखते हैं कि परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का मतलब समझ में आता है कि धारा को नियंत्रित करने वाला, यानी अगर हमें कुछ वोल्ट कम चाहिए, विद्युत धारा कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, अगर उनको नियंत्रित करने के लिए कोई इक्विपमेंट होता है, उसको दिखाना होता है, तो उसके लिए हमारे पास में इस तरह का सिंबल होता है, या हम ये वाला सिंबल भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये दोनों प्रतीक होते हैं इसके लिए कि धारा नियंत्रण दिखा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अमीटर। अमीटर को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें इसका सिंबल भी पढ़ चुके हैं। इसको दोबारा से समझ लीजिए कि अमीटर क्या होता है। एक ऐसा मीटर होता है जिसमें हम एम्पियर्स को नापते हैं, यानी विद्युत धारा को मापते हैं, और इसके लिए जो सिंबल प्रयोग करते हैं, इसमें बीच में सर्किल होता है, सर्किल के बीच में ए लिखा होता है, एक साइड में प्लस लिखा होता है और एक साइड में माइनस लिखा होता है। और नेक्स्ट हमारा होता है वोल्ट मीटर। इसका अध्ययन भी हमने अभी किया है इसी चैप्टर में, तो वो भी हम समझ सकते हैं कि इसमें भी एम्पियर मीटर में और वोल्ट मीटर में इतना ही अंतर होता है, इसमें ए लिखा होता है, उसमें वी लिखा होता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर ये भी है कि अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। इस अध्याय में हमने आज क्या सीखा, इसको जानते हैं। विद्युत की परिभाषा को जाना, हमने उसके गुणों को जाना, विद्युत धारा एवं विद्युत परिपथ को जाना हमने, और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर को जाना हमने। इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हमने हल किया आज। विद्युत परिपथ आरेख को जाना और इसमें प्रयुक्त होने वाले जो प्रतीक होते हैं उन प्रतीकों को भी हमने जाना। आज का अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला जो इसका पार्ट होगा इसी पाठ का, उसमें हम क्या पढ़ेंगे उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओम का नियम क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम एवं पार्श्वक्रम का संयोजन क्या होता है, उनको कैसे संयोजित किया जाता है, इन सब से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे और इस अध्याय से संबंधित साधारण और आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू।